लास्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 2 टाइप को देखे थे। आज हम लोग थर्ड टाइप देखेंगे। अगर वो क्लास आप नहीं किए हैं तो पहले उसको कर लीजिए, तो इसको समझना आसान होगा। थर्ड है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का थर्ड टाइप है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। और मतलब इसका नाम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, शियर मॉडुलस भी बोल सकते हैं, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप। यहाँ पर ऑफ थोड़ा छोटा हुआ है, ऑफ शेप। तो तीनों नाम में से कुछ भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है वो शियर मॉडुलस, ठीक, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी, ये दोनों ज़्यादा फेमस है। तो मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है? आप पढ़े थे कि स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, या फिर आप इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम ई से डिनोट करते हैं वो रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। लास्ट 2 कंडीशन में भी हम लोग इसका यूज़ किए थे, यहाँ पर भी हमको इसी का यूज़ करना है, ठीक है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में इलास्टिक लिमिट क्या होता है हम लोग कई बार समझ चुके हैं। तो इलास्टिक लिमिट में द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहिए या इसी को हम लोग शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस क्या होता है। आप नहीं जानते हैं तो पहले उस क्लास को कीजिए। तो द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो रेशियो है किसका किसका, शियर स्ट्रेस का और शियर स्ट्रेन का, इस दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इट इज डिनोटेड एज जी और नीटा। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से या फिर नीटा से। एक बार और समझते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस क्या है। शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन को आप समझे थे, एक बार और हमको समझने का ज़रूरत है। ये डॉटेड लाइन वाला जो फिगर है उसको आप भूल जाइए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि नहीं है आपके पास। ये जो सॉलिड बना हुआ है ये वाला, मान लीजिए कि बस यही वाला फिगर आपके पास है, डॉटेड वाला अभी आपके पास नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर अगर हम इधर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा, इस फोर्स के कारण क्या हो, इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा इसके कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होने के कारण ये वाला जो लाइन है ये खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला लाइन खिसक के यहाँ पर, ये वाला लाइन खिसक के यहाँ पर, ये वाला लाइन खिसक के यहाँ पर, ये आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं। तो इस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसके ऊपर, ये जो पर यूनिट एरिया है ए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, नहीं। फिर शियर स्ट्रेन किसको बोलते हैं, जब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई होने के कारण ये वाला लाइन जो है खिसक के यहाँ पे आ गया, ये वाला लाइन खिसक के यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो ट्विस्ट हुआ है उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एंगल हमारा सेम है, तो एंगल कितना बन रहा है, छोटा सा एंगल बन रहा है थीटा। ये जो एंगल बन रहा है देखने के लिए फिगर हम लोग बड़ा एंगल बना दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी छोटा है, 0.5 डिग्री, 0.8 डिग्री या 1 डिग्री या 1.5 डिग्री, ऐसा कुछ बहुत छोटा एंगल है। तो थीटा, और जब एंगल छोटा हो तो एंगल के साथ हम लोग टैन लगा सकते हैं, इसको हम लोग टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन। और अगर हम टैन थीटा कंसीडर करें तो इस एंगल का सामने वाला लाइन, मतलब ये वाला लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, जो जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है डेल्टा एल बाई पी बाई बी होता है। और ये वाला जो लाइन है इसका वैल्यू है एल, ये है हमारा बी, नहीं। तो बेस जो है वो परपेंडिकुलर है डेल्टा एल और बेस है एल, मतलब टैन थीटा कहिए या थीटा कहिए, इसका वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम लोग पहले लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर एक क्यूब। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, पहले एक क्यूब है जो बना हुआ है पूरा पूरा लाइन से, वो क्यूब है, डॉटेड लाइन वाले के बारे में नहीं सोचिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्यूब है हुज
लोअर फेस इज फिक्स्ड, जिसका लोअर फेस क्या है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, लोअर फेस फिक्स्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड टेंजेंशियल फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन द अपर फेस हुज एरिया इज ए, और जो टेंजेंशियल फोर्स है वो ऊपर वाला जो फिक्स्ड एरिया है, इस फिक्स्ड एरिया पर ऊपर में फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। इस फोर्स के कारण ये ट्विस्ट हो रहा है नहीं, तो ट्विस्ट होने के कारण यहाँ जो शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा, ऊपर वाला जो है हमारा एरिया, ये जो हमारा एरिया है ये एरिया हो जाएगा ए, और जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो फोर्स एफ, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फिर शियर स्ट्रेन जो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग शियर स्ट्रेन वाले क्लास में किए हुए हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, और ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में आप पढ़े हुए हैं। उन क्लासेस को अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं किए हैं, तो पहले उसको कर लीजिए, तब जाके ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इसका जो डिफिनीशन हम लोग लिखे थे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस का डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन क्या कहता है, इलास्टिक लिमिट में द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहिए या शियर मॉडुलस कहिए। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर हम लिखना चाहे तो जिसको हम नीटा या जी से डिनोट करते हैं, ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, रेशियो है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का। ऐसा नहीं समझिए शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन भी आप लिख सकते हैं, नहीं, या टेंजेंशियल स्ट्रेस है टेंजेंशियल स्ट्रेन भी आप लिख सकते हैं। तो नीटा या जी बराबर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू अभी हम लोग देखें फोर्स बाई एरिया, और जो शियर स्ट्रेन है वो शियर स्ट्रेन किसके बराबर है, थीटा के, और थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, डेल्टा एल बाई एल के, नहीं। तो अगर हम नीचे देखें बाई फोर्स बाई ए बाई थीटा, और थीटा को, थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है वन, तो वन जाके एफ में गुना हो जाएगा और थीटा से ए में गुना हो जाएगा, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए थीटा, नहीं। तो एफ बाई ए थीटा, तो थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू कितना था, डेल्टा एल बाई एल, तो एल घूम के क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शियर मॉडुलस का फॉर्मूला, जिसको हम जी या एन नीटा से डिनोट कर सकते हैं, एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, ये हो जाएगा हमारा शियर मॉडुलस का फॉर्मूला। अब इस पर बेस्ट दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए 4 cm क्यूब हैज़ इट्स अपर फेस डिस्प्लेस्ड बाई 0.1 mm। एक क्यूब है जिसका ऊपरी हिस्सा डिस्प्लेस्ड हो जाता है कितना से, 0.1 mm से, मतलब ये जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मतलब डेल्टा एल, इसका वैल्यू कितना है, 0.1 mm, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 0.1 mm बाई टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 8 kN, कितने फोर्स के कारण, तो 8 kN फोर्स के कारण। कैलकुलेट द शियर मॉडुलस ऑफ क्यूब इन CGS, हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस का वैल्यू पता करना है किसमें, CGS यूनिट। फोर्स, फोर्स का वैल्यू कितना है, 8 kN। देखिए आपको इसको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो 1000 से गुना कर दीजिएगा तो 8000 न्यूटन, ठीक है। अब 8000 न्यूटन ऐसा यूनिट है, नहीं, फोर्स का जो ये वैल्यू है ये ऐसा यूनिट में, इसको CGS यूनिट में बदलिएगा, तो CGS यूनिट में यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, फोर्स का यूनिट होता है डाइन। तो 8000 इंटू 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, डाइन, 10⁵ डाइन होता है, नहीं। तो फोर्स का वैल्यू हो गया इतना, 8 kN का जो वैल्यू है फोर्स का वैल्यू, वो फोर्स का वैल्यू हो गया इतना, जो उम्मीद है आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन इस तरह का बेसिक है। तो फोर्स का वैल्यू आपको पता हो गया, ठीक है। फिर आपको पता करना है एरिया, एरिया किसका, एरिया पता करना है इसका, ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये वाले पोर्शन का, तो इसका साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 4 4 4, तो ये क्या है, हमारा स्क्वायर है। तो इसका अगर आप एरिया निकालें तो क्या होता है, साइड स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो एरिया जो है हम सेंटीमीटर में हमको चाहिए, भी CGS यूनिट है तो हमको सेंटीमीटर में चाहिए, तो एरिया आप निकाल सकते हैं, निकालिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। फिर चेंज इन लेंथ 0.1 mm है,
तो जो डेल्टा एल है इसका वैल्यू 0.1 mm है, तो 0.1 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, और डेल्टा एल का वैल्यू हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर एल 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 का वैल्यू कितना होगा, एल का वैल्यू हो जाएगा 4। एल हमारा क्या है, आप अगर देखें तो एल हमारा ये है, और क्यूब का जो सारा साइड है वो सारा साइड का वैल्यू कितना है, 4 ही है। क्यूब का जितना भी साइड है सारे साइड का वैल्यू कितना है, 4 ही है, सब साइड 4 है। तो हमारा जो एल है उसका वैल्यू कितना है, 4। तो सारा का सारा वैल्यू आपको पता हो गया, तो आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पता कर सकते हैं या सी आर मॉडुलस पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 मीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम इक्वल टू होता है ए क्यूब, और ए क्यूब ए मतलब साइड, ए साइड होता है भुजा क्यूब, साइड क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल टू कितना है, 512। तो यहाँ से ए अगर आप पता करना चाहें तो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट, और क्यूबिक रूट ऑफ 512 करेंगे तो आपको यहाँ से ए का वैल्यू मतलब साइड का वैल्यू मिल जाएगा, और साइड का वैल्यू मिल जाएगा मतलब एल निकल जाएगा उसके साथ। साइड का वैल्यू कहने का मतलब ही क्या हुआ, एल। एल आपको पता हो जाएगा, उसका एरिया भी आप पता हो जाएगा, एल इंटू एल कीजिएगा तो एरिया भी आपको पता हो जाएगा। फिर है ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 2.5 किलो न्यूटन, फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, 2.5 किलो न्यूटन अपर सरफेस पे अप्लाई किया जा रहा है। अपर सरफेस पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इस अपर सरफेस पे फोर्स अप्लाई किए जाने का वैल्यू है 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है। तो किलो का मतलब 1000, 1000 से 2.5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना न्यूटन हमारे फोर्स का वैल्यू। तो आपको यहाँ से एल का वैल्यू मिल जाएगा, आपको यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा, एफ का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू मिल ही गया। ऑन इट्स अपर सरफेस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाई 26 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कहने का क्या सेंस, ये जो यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ रहा है, ये डेल्टा एल का वैल्यू है 26 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 0.26 मीटर हो जाएगा। नहीं, कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसकी सहायता से हमको मॉडुलस ऑफ, सारा वैल्यू तो आपको पता ही हो गया, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप निकाल देंगे, फार्मूला आपको पता है। उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइजन्स रेशियो। ये भी एक आसान ही टॉपिक है, इसको भी हम लोग पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास एक रड है, नॉर्मल सी बात आप सोचिए, रड पे अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि रड का साइज बढ़ेगा, नहीं, रड लमड़ेगा, तो रड का साइज बढ़ गया। लेकिन रड का जो मोटाई है ये मोटाई घट जाएगा। मान लीजिए कि शुरू में जो हमारा रड है वो ऐसा कुछ था, बाद में इसको जब खींचे तो ये कुछ पतला हो गया, ये कुछ पतला हो गया, नहीं, तो इसका जो मोटाई है वो कुछ घट गया है, लेकिन लंबाई इसका बढ़ गया है। तो लेंथ में चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। नहीं, तो यहाँ भी तो साइज घट रहा है, यहाँ भी तो लेंथ घट रहा है, नहीं, यहाँ पर लंबाई बढ़ रहा है, यहाँ पर लेंथ घट रहा है, तो यहाँ पर भी तो चेंज इन लेंथ हो रहा है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ यहाँ भी हो रहा है। तो बस नाम का थोड़ा सा फर्क है, इसी की सहायता से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। When force is applied on a wire, its length increases but diameter decreases. जब फोर्स अप्लाई किया जाता है वायर के ऊपर तो इसका लंबाई बढ़ता है, लेकिन इसका डायमीटर क्या होता है, घट जाता है। अगर आप फिगर को देखें, मान लीजिए शुरू में ये फिगर है, शुरू में ये है, इस तरह का कंडीशन है, इस पर इधर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या हो रहा है, जो डॉटेड लाइन है ये इसका बढ़ा हुआ लंबाई दिखा रहा है, लंबाई इसका बढ़ रहा है, लेकिन डायमीटर इसका क्या हो रहा है, शुरू में इतना बड़ा डायमीटर था डी, जो बाद में कुछ घट गया, जो यहाँ पर अगर देखें ये हमारा कुछ घटा हुआ वैल्यू है, यहाँ पर टोटल डायमीटर डी है, यहाँ पर कुछ घटा हुआ है, तो मान लेते हैं कि डेल्टा डी हमारा घट गया है, तो डायमीटर हो गया डेल्टा डी। तो शुरू में लेंथ मान लेते हैं, इसका लेंथ एल था और लंबाई बढ़ के हो गया है एल प्लस डेल्टा एल, शुरू में एल था और उसमें डेल्टा एल बढ़ गया है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल लेंथ हो गया। नहीं, तो यही सिचुएशन जो हम लोग यहाँ पर देखे हैं, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन इसका डायमीटर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। अब द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई किए हैं तो यहाँ जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ एल, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, फिर एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन। कहने का क्या मतलब हुआ, हम फोर्स तो इधर लगा रहे हैं लेकिन ये साइज हमारा रिड्यूस हो रहा है, ये साइज हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ जो चेंज इन लेंथ हुआ है, चेंज इन लेंथ यहाँ पर कितना हुआ है डेल्टा डी, और ओरिजिनल लेंथ कितना था डी था। तो यहाँ जो चेंज इन लेंथ है ओरिजिनल लेंथ है, इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो का कहना है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट में, ऐसा नहीं कि खींच के तोड़ ही दिए, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट में द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो लैटरल स्ट्रेन है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इस दोनों का जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। इलास्टिक लिमिट में जो रेशियो है लैटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, फिर मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस फ्रॉम एल टू एल प्लस डेल्टा एल। मान लीजिए कि जो लंबाई है वो एल से बढ़कर कितना हो गया है एल प्लस डेल्टा एल हो गया है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाई होने के कारण। एंड इट्स डायमीटर डिक्रीजेस फ्रॉम डी टू डी माइनस डेल्टा डी, और इसका डायमीटर जो शुरू में डी था वो घटकर कितना हो गया डी माइनस डेल्टा डी हो गया। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाला नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर क्या है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। और फिर लैटरल स्ट्रेन जो हमारा साइड वाइज है चेंज इन लेंथ, मतलब यहाँ जो लेंथ घटा है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है डेल्टा डी, और बाई ओरिजिनल लेंथ कितना है डी, डेल्टा डी माइनस डेल्टा डी बाई डी। तो यहाँ माइनस लगाने का क्या मतलब है, यहाँ माइनस लगाने का मतलब है, मकसद है कि ये जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं। अभी अभी हम लोग पॉइजन्स रेशियो का डिफिनीसन देखे हैं, क्या देखे हैं पॉइजन्स रेशियो का डिफिनीसन, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये रेशियो है लैटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू कितना है माइनस डेल्टा डी बाई डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू है डेल्टा एल बाई एल। तो एल घूम के ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल से डी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बेसिक सा कैलकुलेशन है। तो एल ऊपर चला गया, माइनस तो रहेगा ही, तो माइनस एल इंटू डेल्टा डी और डिवाइडेड बाई डी इंटू डेल्टा एल, ये हो गया हमारा पॉइजन्स रेशियो। नहीं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इफ अ वायर ऑफ लेंथ इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 14 मीटर टू 22 मीटर। अगर एक वायर का जो लंबाई है वो इंक्रीज हो जाए 14 मीटर से 22 मीटर में, मतलब इसी फिगर को अगर आप देखें तो वायर का जो लेंथ है 14 से कितना हो गया 22, मतलब डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो गया 22 माइनस 14 मतलब 8, और एल का वैल्यू कितना हो गया एल का वैल्यू हो गया 14, शुरू में 14 मीटर था नहीं। तो अब क्वेश्चन का क्या कहना है, एंड इट्स डायमीटर डिक्रीजेस फ्रॉम 8 मीटर टू 6.5 मीटर, और डायमीटर जो घटा है मतलब डेल्टा डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस 6.5 मतलब 1.5। तो हमको पॉइजन्स रेशियो फाइंड करना है। पॉइजन्स रेशियो में एल आपको पता है, एल का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 14, फिर डेल्टा डी वाले डेल्टा एल को देख लेते हैं। डेल्टा एल का वैल्यू आप 22 माइनस 14 किए थे, फिर डेल्टा डी का वैल्यू आप 8 माइनस 6.5 किए तो 1.5, और डी का वैल्यू शुरू में कितना है 8 मीटर है, आप उसको कैलकुलेट कर देंगे तो पॉइजन्स रेशियो आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, आसान ही क्वेश्चन है। तो द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वायर इज 168 मीटर क्यूब। अगर एक सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम है 168 मीटर क्यूब एंड इट्स रेडियस इज 0.5 मीटर, और इसका रेडियस कितना है 0.5 मीटर है, तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, जो बराबर है किसके, जो बराबर है 168 मीटर क्यूब 168 मीटर क्यूब के। यहाँ पर आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू आपको पता है, तो एच का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एच यहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको शुरू में जो वैल्यू चाहिए एच मतलब एल का वैल्यू आपको मिल गया, जो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे उससे आपको एच का वैल्यू मतलब एल का वैल्यू मिल जाएगा। ड्यू टू ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इट्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू टू 110 मीटर क्यूब।
इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे घटकर इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 110 मीटर क्यूब हो गया। फाइंड द पॉइजन्स रेशियो ऑफ इफ डिक्रीज डायमीटर इज 0.6 मीटर। तो हमको पॉइजन्स रेशियो पता करना है। अगर इसका डायमीटर घट के कितना हो गया है, 0.6। डायमीटर 0.6 हो गया है, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा 0.3 मीटर। डायमीटर सॉरी रेडियस हो गया 0.3 मीटर। आपका जो ये वॉल्यूम है वो इतना है। फिर से पाई आर स्क्वायर, एच का वैल्यू है वो कितना है, 110 है। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7। आर का वैल्यू यहाँ से 0.3 डालिएगा तो एच का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ जो एच का वैल्यू आएगा वो निश्चित रूप से जो यहाँ पर एच का वैल्यू आएगा उससे बढ़ा हुआ मिलेगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 10 आता है, ज़रूरी नहीं कि 10 आएगा, नहीं ही आएगा, कुछ और आएगा। तो यहाँ पर जो एच का वैल्यू आएगा वो हो सकता है कि 13 है, 14 है, 15 है, ऐसा कुछ आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एल का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ पर इसमें से आप इसको घटा देंगे तो डेल्टा एल का वैल्यू मिल जाएगा। फिर ये कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर शुरू में रेडियस था 5 मीटर, तो डायमीटर कितना 1 मीटर, दोगुना। अगर बोला जाए कि रेडियस शुरू में 0.5 मीटर है, मतलब आधा मीटर है, तो इसका दोगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 मीटर। शुरू में डी का वैल्यू कितना था 1 मीटर, बाद में कितना हो गया है घट के 1 मीटर से घट के हो गया है 0.6, नहीं 1 मीटर से घट के हो गया है 0.6 मीटर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आपको डेल्टा डी का जो वैल्यू होगा जो माइनस में आता है वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6, नहीं तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पर डेल्टा डी का वैल्यू, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मीटर। डी का वैल्यू हो जाएगा 1 मीटर। तो सारा डाटा आपको पता हो जाएगा और आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।